निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास की रचयिता है? आसगु, कवि आसगु हैं चंदनबाला रास की रचयिता। चंदनबाला रास के रचयिता कवि आसगु हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास, अन्य रचनाएं एवं रचनाकार नेमिनाथ रास, मुनि सुमतिगण, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरि, श्रावकाचार देवसेन, स्थूलीबद्ध रास, जीन धर्मसूरि। नेमिनाथ रास, मुनि सुमतिगण, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरि, श्रावकाचार देवसेन, स्थूलीबद्ध रास, जीन धर्मसूरि। आइज क्लोज। नेमिनाथ रास, मुनि सुमतिगण, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरि, श्रावकाचार देवसेन, स्थूलीबद्ध रास, जीन धर्मसूरि। अगले क्वेश्चन, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? किस छंद का प्रयोग किया है? कवित छंद का। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है और जिसमें दूहा, कवित, छपै, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। जिसमें दूहा, कवित, छपै, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि। चंद्रबरदाई को छपै छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? मैथिली में तो 2 ही लिखे थे, इसमें कौन सा है? विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। कौन से संप्रदाय के कवि थे? शैव के। जन्म कब हुआ? 1350 में। पदावली की रचना किसने की? विद्यापति ने। कौन सी भाषा में की? मैथिली भाषा में। तिरहुत के राजा शिव सिंह ने और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा की रचनाएं की। कीर्ति पताका अवहट की है। गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। पौंचरियु में किसका वर्णन है? पौंचरियु में राम का वर्णन है। पौंचरियु की रचना इसे पद्म चरित्र, जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड हैं: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। पद्म चरित्र या जैन रामायण कहा जाता है पौंचरियु को। पौंचरियु की रचना किसने की? स्वयंभू ने। पौंचरियु में किसका वर्णन है? राम का। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड हैं: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। रामायण के अंदर भी मतलब कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, ये वाले।
तो इसमें दूसरी तरीके के कांड है, दूसरे नामों से लिए गए हैं, जिसमें एक दो कांड जैसे सुंदर कांड और अयोध्या कांड तो मिल रहे हैं, और विद्याधर कांड नया कांड है इसके मेरे लिए, कि पहुँच उसमें है नहीं रामायण में, और पहुँच रयु को राम का वर्णन किया गया है, रामायण से जोड़ा गया है, तो इसमें विद्याधर कांड है। इसमें 5 कांड है, उसमें शायद 6 कांड है, 7 कांड है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है, और इसे पद्म चरित्र या जैन रामायण कहा जाता है, जैन रामायण कहा जाता है, इसीलिए विद्याधर कांड है इसमें। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में हैं? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 मानी है। रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 100। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ खड़ी बोली में अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। शिष्य किसके थे? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि, आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली के क्या कहे जाते हैं? आदि कवि। और ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि अमीर खुसरो को किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने। कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी? ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई? 100, जिनमें से खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल आदि प्रमुख हैं। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल भाषा का अर्थ अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई हैं। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। साहित्यिक राजस्थानी के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन से? डिंगल और पिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। पश्चिमी राजस्थानी का रूप कौन सा है? डिंगल। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल भाषा का अधिकतर साहित्य किसने लिखा? चारण कवियों ने। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं हैं। डिंगल शैली में किसकी रचनाएं हैं? वीर रस की। जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल रस की शैली में रची गई हैं। और श्रृंगारिक रचनाएं किस में रची गई हैं? पिंगल शैली में। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1253 में। और विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1350 में। एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। खालिकबारी, दो सूखने, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? शुक्ल जी के अनुसार हमीर
रासों के रचनाकार सारंगधर हैं। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों का रचनाकार सारंगधर को बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो का रचनाकार सारंगधर को बताया है। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम जिसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। कुछ छंदों के आधार पर किसकी कल्पना की? हमीर रासो की। राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया गया है। किसका रचयिता घोषित किया गया है? राहुल सांस्कृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को सारंगधर का रचयिता घोषित किया गया है। कवि को इसका रचयिता घोषित किया गया है। किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने। हमीर रासो का रचयिता घोषित किया गया है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? मैथिली भाषा में। विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य की रचना की, संस्कृत, अवहट और मैथिली में। तो संस्कृत, अवहट और मैथिली, इसमें और तो कोई राजस्थानी भाषा है, प्राकृत है, ब्रज भाषा है, ये तो उन्होंने की नहीं थी। संस्कृत में की थी, अवहट में की थी और मैथिली में की थी। ये तीनों विकल्प में से सिर्फ मैथिली दे रखा है, तो इसी संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिल भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। और कहीं कहीं लिखा आता है पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? हिंदवी। कौन सा शब्द? हिंदवी। अमीर खुसरो ने ये भी तो बोला है मुझे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछिए। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं 2 सूखने, खालिकबारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ आदि हैं। कीर्तिलता। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं 2 सूखने, खालिकबारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ आदि हैं। कीर्तिलता की भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता के तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। ये राजा कहाँ के थे? तिरहुत के। कौन कौन से? कीर्ति सिंह और शिव सिंह। और इनके दरबारी कवि कौन था? विद्यापति। तभी तो इन्होंने कीर्ति सिंह के साथ में रहे, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 इन्होंने लिखी है। बालचंद बिजाई भाषा
दुहनी लगई दुर्जन हासा, पालचन बिजवाई भाषा, दुल्हनी लगई दुर्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? विद्यापति की किस पंक्ति की रचना है? कीर्तिलता की। विद्यापति की कौन सी रचना है? कीर्तिलता की। उपयुक्त पंक्ति विद्यापति के कीर्तिलता ग्रंथ से है। यह अवहट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगारिक रस का सिद्धवाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा? श्रृंगारिक रस का सिद्धवाक कवि। कीर्तिलता की रचना में भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। और विद्यापति की पदावली के लिए क्या कहा निराला ने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा है? नागिन की लहर। उनके पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता के लिए कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सूखने और खालिक बारी तो है। पुरुष परीक्षा किसकी है? पुरुष परीक्षा है विद्यापति की। पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत में लिखी रचना है, जबकि पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? विद्यापति निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म और विद्यापति का जन्म कब हुआ? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1253 में। और विद्यापति का जन्म कब हुआ? 1350 में। निर्गुण भक्ति के कौन नहीं है? विद्यापति। रैदास, नानक और कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है, खेलन कवि की उपाधियां दी गई हैं। विद्यापति कौन से संप्रदाय के थे? शैव संप्रदाय के। आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि भी विद्यापति को ही कहा जाता है। रैदास, नानक और कबीरदास, रैदास, नानक और कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दुहा 11वीं सदी के रचयिता कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल, ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल। ढोला मारूरा दुहा 11वीं सदी के रचयिता रचित कवि कल्लोल की रचना है। ढोला मारूरा दुहा किसकी रचना है? कवि कल्लोल की। इसमें राजकुमार कौन है? ढोला। राजकुमारी कौन है? मारू। राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा है। मारवणी नहीं, मारवणी की प्रेम कथा है। मारू को मारवणी बोला गया है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 66।
गोरखनाथ का समय 11वीं शती, यह मान्यता किस विद्वान की है? यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनका मतलब संग्रह भी किया है गोरखबाणी नाम से। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम ग्रंथ लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबाणी का संप्रदान 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया गया। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ किसके शिष्य हैं? मत्स्येंद्र नाथ के। गोरखबाणी का संप्रदाय 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया गया है। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल ने गोरखबाणी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसको माना है हिंदी का प्रथम? गोरखनाथ को। नाथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है। नाथ किन सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ कहाँ से निकले हैं? सिद्धों की परंपरा से छटकर निकले हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रामकुमार वर्मा का या फिर राहुल संस्कृत तैन का, शिव सिंह सेंगर का, आचार्य रामचंद्र का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ ऑप्शन में होते हैं ऑलमोस्ट रामचंद्र शुक्ल ही का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। नाथ सिद्धों की परंपरा से ही छांट कर निकाला था। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और शुक्ल जी ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल प्रकरण 2 में ही कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 प्रसिद्ध है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम निम्नलिखित हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। वापस रिपीट: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। नागा जड़ हरि, सत्य भीम गो, चरपट जल मल्ल्यार्जुन, चरपट जलधर जलंधर मल्ल्यार्जुन। नागा जड़ हरि, सत्य भीम गो, चरपट जलंधर मल्ल्यार्जुन। याद हो गए होंगे। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। पिंगल में कौन सी रचना आती है? श्रृंगारिक पद आते हैं। डिंगल में वीर रस काव्य। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प गलत हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। इस भाषा में चारण परंपरागत के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। यहाँ पे तो चारण साहित्य परंपरा की श्रेष्ठ रचना इसमें बताई गई है पिंगल में, और पीछे पिंगल में क्या बताया गया था? डिंगल में बताई गई थी चारण साहित्य की। ये देखो, इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी साहित्य रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है।
उसमें चारण कवियों द्वारा है। ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए इस भाषा के चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इनका उल्लेख किया। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है। तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है। तोसी तोरी ने राजस्थान के कौन से भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है? पूर्वी भाग को। और डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से प्रसिद्ध है। अवहट ही राजस्थान में किस नाम से? पिंगल नाम से। और पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा किया गया है। कवि इसके भाट हैं और शैली इसकी भाषा चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है, जहां राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, इसका अधिकतर साहित्य भाट जातियों कवियों द्वारा किया गया है। मैं तो कंफ्यूज हो गई भाई इस क्वेश्चन में। आदिकालीन हिंदी साहित्य हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव। आदिकालीन हिंदी हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन नहीं है। शेष विकल्पों के अन्य कथन सत्य हैं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप से ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, ए, आ, ई, उ, ए, औ। ये 8 स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः अ, औ जैसा था। न, र, ल और स व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश के दंते ध्वनि थे। आदिकालीन ये वर्त से हो गए। न, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण के रूप में हो गए। संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए। कम्मान बान छुटही अपार, लागत लोह इस सारी धार। घमसान धान सब वीर शेता, धन स्रोतन बहत असरकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्धों का वर्णन है? उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना समुद्र शिखर की सेना है। उपयुक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक के महाकाव्य त्रासदी है।
कई मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लण ने पूर्ण किया। चंद्रबरदाई को छपे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये जो पंक्तियां हैं ये पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। बच्चन सिंह ने क्या लिखा? राजनीतिक महाकाव्य। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी का, पहले तो क्या कहा? राजनीतिक महाकाव्य, फिर राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। त्रासदी का मतलब होता है हानि। कई मास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लण ने पूर्ण किया। चंद्रबरदाई को छपे छंद के विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका ग्रंथ क्या माना? चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनके ग्रंथ को प्रथम महाकाव्य माना है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और यह रासो के प्रक्षिप्त हुई पद्मावत समय के विषय में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है, रासो के प्रक्षिप्त हुई है पद्मावत समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न है: सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। पद्मावती समय जो रासो का 20वां समय सर्ग है। चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रसों का सजीव या यथार्थ अंकन किया गया है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में 69 समय सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। वापस रिपीट करते हैं। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा ना, ये सब चीज़ें 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई है और रासो में प्रस्तुत हुई है। पद्मावत समय के विषय में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संपादक तथा बहुश्रुत आचार्य के रूप में मान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं: सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। आलोचनात्मक रचनाएं हैं ये सारी। सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। पद्मावती समय जो रासो का 20वीं समय सर्ग है। चंद्रबरदाई श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक रसों का सजीव या यथार्थ का अंकन किया गया। जो पद्मावती समय है, जो रासो का 20वां सर्ग है,
तो चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रसों का सजीव यथार्थ अंकन किया गया। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में 69 समय सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 क्या है छंद और 69 क्या है समय सर्ग। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं, रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइज क्लोज। सुर साहित्य कब लिखी गई? 1930 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई? 1940 में। और कबीर कब लिखी गई? 1941 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा गया? 1952 में। सहज साधना 1963 में। कालिदास की लालित्य योजना 1965 में। और मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप 1970 में। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? लुइपा से। कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? लुइपा से। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुइपा से आरंभ हुई है। बहुत ही मुश्किल से पढ़ा रही हूँ, कृपया करके मेरा सहयोग दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं अपना खर्च चला सकूं। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने और गज़ल आदि इनकी प्रमुख हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि व कवियों के राजकुमार की संज्ञा दी है। स्वयंभू ने 8वीं सदी में अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। स्वयंभू खुद। इनके ग्रंथ पउम चरियु, रिठेमणि चरियु, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनके ग्रंथ कौन से हैं? पउम चरियु और रिठनेमि चरियु। पुष्पदंत 10वीं सदी के अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, शणै कुमार चरियु और जसहर चरियु। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं शताब्दी में की थी। रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना गया। पृथ्वीराज रासो को छपे छंदों की बहुलता है। इन छपियों के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास को सालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उसमें किसको प्रथम कवि माना है? सालिभद्र सूरी को। पृथ्वीराज रासो को छपे छंदों की बहुलता है। और जबकि पद्मावत समय में कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रसों को सजीव यथार्थ अंकन किया गया है। पृथ्वीराज रासो को छपे छंदों की बहुलता और छपियों को कारण इस ग्रंथ की लोकप्रियता मिली। वापस इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि कहा जाता है, माना गया है। चंद्रबरदाई को हिंदी का सर्वप्रथम महाकवि किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, कूट के उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, पीताम्बर दत्त बड़थवाल नहीं, रांगे राघव। नाथ संप्रदाय, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। और हिंदी काव्य का निर्गुण संप्रदाय,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। गोरखनाथ और उनका युग रांगे राघव। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। देश भाषा। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जिसकी विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जन्म काल की दृष्टि से निम्न कवियों का सही क्रम, देखो मुझे जन्म काल याद है नहीं। जन्म काल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही क्रम चंद्रबरदाई 1168 से 1192, जगनिक 1173, अमीर खुसरो 1253 से 1325, श्रीधर 14वीं शताब्दी, चंद्रबरदाई 1168 से 1192, जगनिक 1173, अमीर खुसरो 1253 से 1325, श्रीधर 14वीं शताब्दी और विद्यापति 1350। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य माना जाता है। भविष्यत का। निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा को माना जाता है? लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा को माना जाता है, जबकि योगसार प्रमात्म प्रकाश लेखक जोइंदू है। योगसार और परमात्म प्रकाश के लेखक कौन है? जोइंदू। और पाहुड़ दोहा के लेखक हैं राम सिंह। पाहुड़ दोहा किसने लिखी? राम सिंह ने। और योगसार और परमात्म प्रकाश किसने लिखी? जोइंदू ने। धनपाल कृत कौन सा है? धनपाल ने कौन सा लिखा? भविष्यत कहा। और पउम चरियो किसकी रचना है? हमने पहले पढ़ा है। पाहुड़ दोहा, प्रेम चरियो, रिटेमणी चरियो, ये किसकी है? स्वयंभू की। वापस दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही पउम चरियो, रिटनेमी चरियो, स्वयंभू की है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। महापुराण रणैक कुमार चरियु और जसहर चरियु पुष्पदंत की है। महापुराण, रणैक चरियु और जसहर चरियु, ये 3 ग्रंथ किसके हैं? पुष्पदंत के। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य किसको माना जाता है? भविष्यत का को। धनपाल कृत भविष्यत कहा, योगसार परमात्म प्रकाश जोइंदू, पाहुड़ दोहा राम सिंह। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय गोरखनाथ का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हठ योग साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संपादक मच्छंद्र या मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ और भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन। ये हमने पहले भी पढ़े थे, उसमें कुछ नाम थे और कुछ नहीं थे, पर ये गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों की निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, नागाजड़ हरिश्चंद्र, नागाजड़ हरिश्चंद्र, सत्य भीम गोरक्ष, चरपट जल मल्ल्यार्जुन।
महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है, इसके रचनाकार पुष्पदंत हैं। इनकी रचनाएं, अन्य रचनाएं तिरष्ठी, महापुरुषी, गुणालंकार, अणय कुमारचर्यु, जसहरचर्यु। तिरष्ठी महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा गया है। जो तिरष्ठी महापुरुष गुणालंकार है उसी को क्या कहा गया है? महापुराण। महापुराण में 63 पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा गया है। हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने किसको स्वीकार किया? पुष्पदंत पुंड या पुष्य, और इसे क्या कहा गया? भाखा की जड़। और पुष्पदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भवभूति। महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन है? 63। और तिरष्ठी महापुरुषी गुणालंकार को क्या कहा जाता है? महापुराण। और तिरष्ठी महापुरुषी गुणालंकार और अणय कुमारचर्यु और जसहरचर्यु किसकी रचना है? पुष्पदंत पढ़ रहे ना, तो पुष्पदंत की है। इन सिद्धों एवं नाथों की संख्या नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छिंद्रनाथ। इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मच्छिंद्रनाथ। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छिंद्रनाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ थे। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जिसकी रचना दोहा कोश है। कणहप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ नहीं प्राप्त हुआ। विशलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? विशलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती। विशलदेव रासो की नायिका राजमती। विशलदेव रासो 1155 एक रासो साहित्य है, जिसके रचनाकार नरपति नालय हैं। ये 4 खंडों में वीर और श्रृंगार प्रधान रचना है। हिंदी के सर्वप्रथम 12 मास ऋतु का वर्णन है। वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो को ही माना जाता है। वीर काव्य का है ये प्रथम ग्रंथ विशलदेव रासो। आदिकालीन रासो साहित्य का प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, ये संबंधित नहीं है। युद्धों का सजीव वर्णन एवं साहित्य का अंतिम विशेषता ये सही है। शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। युद्धों, ये तो रिपीट कर दिया। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगारिक रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना है। अमावस के घड़ी झिलमिली चंदा, पूनम के घड़ी सूरनाद के घड़ी बैंद गरजे बाजत अनहद तुर। उपयुक्त काव्यांश के अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत नाम है गोरखनाथ। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर, नाद के घड़ी बैंद गरजे बाजत अनहद दूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ है। यहाँ पे हमने पढ़ा नहीं था गोरखनाथ, इसकी डिटेल में डायरेक्ट पढ़ लिया। मैं अपने हाथ से कैमरे को पकड़ के फ़ोन को और फिर वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हर वीडियो में ये बात नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, बोलने से कुछ होगा नहीं,
अगर आप चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी और भी निराश होना पड़ता है। क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बू स्वामी चरियु, पवन चरियु, महापुराण के कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बनियों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। सिद्ध, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की बनियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरप्पा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरयपाद हैं। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी वर्तमान किस रूप के सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक रूप के निकट कौन है? अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के कवि मुल्ला दाऊद के अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी की मुल्ला दाऊद के रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है? लोर कहा। लोर कथा नाम से अभिहित किया है। चंद्रबरदाई की कीर्ति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कीर्ति कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अदयमान की कीर्ति संदेश रासक जो कि पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई है, जिसमें खालिक बारी, दो सुखने, मुकरियाँ और गजल आदि प्रमुख है। इसी को रिपीट करते हैं। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान में सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा के चौपाई छंद में चंदायन नाम की कृति की रचना की। रचना 1379 ईस्वी में की। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने सूफी धारा का कौन सा कवि माना? प्रथम कवि। कौन सी धारा का? सूफी धारा का। किसने? रामकुमार वर्मा ने। किसको? मुल्ला दाऊद को। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, विद्यापति कृत कीर्तिलता, कीर्तिपिता, अदयमान कीर्ति संदेश रासक हैं, जो पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है, तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई गई है, जिसमें प्रमुख खालिक बारी, दो सूखने, मुकरियाँ, गजल आदि हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस हैं। पृथ्वीराज रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। इनके छपे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लण ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो सुख-सुखी संवाद के रूप में रचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है।
राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि श्रयपाद को माना है। पुष्पदंत को किसने माना है? चंद्रबरदाई को तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पुष्पदंत को शिव सिंह सरोज ने माना है। मुंज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज राजा मुंज को के बारे में भी पहला कवि के रूप में कहा है। और इसको पहला चंद्रबरदाई को पहला कवि हिंदी का और पहला महाकाव्य चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया लेख। अब आ जाएगा इसमें, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि श्रयपाद को माना है। राहुल भद्र, इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है, राहुल सांस्कृत्यायन को। इनका ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। और चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया लेख कौन सा है, कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो या फिर कोई और? उसको महाकाव्य माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को कौन सा प्रथम कवि माना है? स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? सिद्धों की वाणियों को महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किसका संग्रह किया है? नाथों को। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने संग्रहित किया है। महोपाध्याय, हजारी प्रसाद शास्त्री तथा संपादित बोधगानाओं दोहा के श्रयपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागजी ने किया। दोहा कोश को तिलोपा कण्हप्पा आके दोहे संग्रहित हैं। आदिकाल के कवि श्रयपाद की काव्य परंपरा विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? कबीर। आदिकाल के श्रयपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कबीर में हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं की परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा का। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन रामकुमार वर्मा का है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो।